हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है प्लांट रेस्पिरेशन है, जो पौधे का श्वसन क्रिया किस अकॉर्डिंग चलता है और किस किस साइकिल से पास होता है, उसका स्टडी हम किस में करेंगे, प्लांट रेस्पिरेशन में। यहाँ आपको फोटोसिंथेसिस भी मिलेगा, फोटोसिंथेसिस का भी 10 to 20% पार्ट इंक्लूड होता है। ट्रांसपिरेशन भी मिलेगा, ट्रांसपिरेशन कैसे चलता है, आदान प्रदान है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो कंपलसरी है ना। तो उसी अकॉर्डिंग मैं बताता रहूँगा, हिंदी वाले को भी अच्छे से समझ में आएगी और CBSE को तो ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड कोई भी हो, है ना। तो रेस्पिरेशन मैंने बताया था, यहाँ पे 3 पॉइंट्स स्टडी। फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, है। दूसरा ट्रांसपिरेशन आएगा और रेस्पिरेशन है, किस तरह पूरा प्रोसेस चलता है। ये प्रोसेस 2 साइकिल से चलता है, एक तो क्रेब्स साइकिल होता है, एक केल्विन साइकिल होता है। क्रेब्स साइकिल और केल्विन साइकिल दोनों मिला के रेस्पिरेटरी साइकिल बनाते हैं, जिसको हम रेस्पिरेटरी ओवरव्यूज में पूरे स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ाई करते हैं, है ना। कौन सा, क्रेब्स साइकिल प्लस केल्विन साइकिल इज इक्वल टू रेस्पिरेटरी ओवरव्यूज, है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ओवरव्यूज बोलेंगे। ओके, अब उससे पहले हमें एक रिएक्शन के थ्रू, जो हमने प्लांट बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शन पढ़ा था, है, मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो आज हम उस मेटाबॉलिक रिएक्शन में मैं 2 पॉइंट्स आपको वहां बताऊंगा। एक रिएक्शन में जब फॉरवर्ड होता है तो ट्रांसपिरेशन होता है, जब बैक केस देखेंगे तो वहां पे फोटोसिंथेसिस मिलेगा आपको, है ना। तो उस रिएक्शन को मैं थोड़ा यहाँ बताता हूँ, उसको देखिएगा। रिएक्शन मैंने बोला था आपको, रिएक्शन ये था CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट एंड सनलाइट। अब रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे क्या बनता है, थोड़ा उसको देखिए। मेन प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। बट ये स्टेप कौन कौन से है ना, पहले इस रिएक्शन में कौन सा स्टेप आया और इधर से अगर रिएक्शन करूं तो कौन सा स्टेप आएगा। मैंने दोनों का स्टडी बताया था, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म क्या था। कैटाबॉलिज्म किससे, ह्यूमन रिसोर्स के लिए था या प्लांट के लिए, एनाबॉलिज्म किसके लिए था, प्लांट या ह्यूमन के लिए। दोनों स्टेप को देखिए। देखो, मैंने रिएक्शन को अगर इसी स्टेप में कराया है, इसी केस में, तब क्या है, और इसी केस में कराया तब क्या है। जब मैंने रिएक्शन को इस स्टेप में कराया तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस इन अ हायर प्लांट, है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, पादपों में क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण, है ना, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो इसको क्या बोलूंगा, फोटोसिंथेसिस, है ना। और नीचे का जो रिएक्शन है, अगर मैं इसको बैक केस में करा दूं, तो ह्यूमन के लिए भी था पहले, तो अगर मैं इस रिएक्शन को बैक केस में करा दूं तो इस रिएक्शन को बोलेंगे ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन, ओके। कब, जब रिएक्शन ऐसा होगा, है ना। तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा, ऐसा, ओके। समझ में आया। CO2 प्लस H2O है, ये रॉ मटेरियल्स फॉर फोटो फॉस्फोरिलेशन है, ये रॉ मटेरियल्स है। CO2 किसके लिए, लीव्स के लिए यूज होता है, एंड H2O वाटर इन रूट फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट एंड सनलाइट, देन यू कैन टेक मेन प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन रिलेशन फॉर्म फॉर ह्यूमन बींग्स। ये समझ में आया। CO2 H2O का यूज किया किसकी प्रेजेंटेशन में, ग्रीन पिगमेंट और सनलाइट। ये क्लोरोफिल है, ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल फॉर ग्रीन रंग, किसके लिए पर्पज होता है ये, ग्रीन रंग के लिए। सनलाइट को भी यूज किया, और मेन प्रोडक्ट क्या आया, कार्बोहाइड्रेट आया, और ये O2। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट प्लस O2 से मेन प्रोडक्ट मैंने क्या बनाया, CO2 प्लस H2O, कार्बोहाइड्रेट प्लस O2, और मेन प्रोडक्ट क्या था, CO2 प्लस H2O। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेसिस, है ना। दोनों रिएक्शन किसके लिए है, प्लांट के लिए ना। ये ट्रांसपिरेशन हो गया, ये फोटो फॉस्फोरिलेशन। कंपोनेंट्स दोनों के सेम रहते हैं। टोटल 5 कंपोनेंट्स होते हैं इन फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन के लिए, है। ओके, 5 कंपोनेंट्स CO2
H2O, ग्रीन पिगमेंट एंड सनलाइट एंड O2। एक कार्बोहाइड्रेट होता है, वो प्रोडक्ट होता है, ये कंपोनेंट्स में यूज नहीं होगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम जो बात कर रहे थे क्रेब्स साइकिल और केल्विन साइकिल, उसके लिए मैं रेस्पिरेटरी ओवरव्यूज बनाता था। तो जो क्रेब्स साइकिल और केल्विन साइकिल में जो रेस्पिरेटरी ओवरव्यूज बनता है उसमें कुछ एडिनिन स्टार्च आते हैं ना, जैसे एक न्यूक्लियोटाइड एडिनिन मतलब NADPH आएगा और एक NADH होता है। तो एक साइकिल है जिसमें NADPH यूज होता है, दूसरे में जब फॉस्फेट रिलीज हो जाता है तो वहाँ पे क्या बनता है, दूसरा साइकिल और NADH बनेगा, है ना। लिपिड की प्रेजेंटेशन में कभी भी फॉस्फेट अपना फंक्शन नहीं करता है ना, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसको थोड़ा समझिए। तो हम साइकिल को एक्सप्लेन करने से पहले यहाँ पे पाथवे बनेगा, कहीं पेंटोस फॉस्फेट, जब फॉस्फेट रिलीज होता है तो ट्राईफॉस्फेट किस में ब्रेक होता है, जब ट्राईफॉस्फेट है एक ATP है, अगर मैं किसी भी फॉस्फेट के अगर 6C6 कार्बन को अगर मैं ब्रेक करूं ट्राईफॉस्फेट के 3C3 में, तो ATP किस में चेंज हो जाएगा, डाइफॉस्फेट में ऑटोमेटिक, बिकॉज एक फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जब ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज होगा तभी C6 मतलब ये हेक्सोस कन्वर्ट इनटू ट्राइओज, कब, जब फॉस्फेट का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। यहाँ पे 16 ATP का एनर्जी प्लांट बॉडी को मिला। नेक्स्ट जब ट्राइओस ऑर्गेनिक एसिड में चेंज होता है तो एक बार और ATP कन्वर्ट इनटू ADP, तो 16 + 16 कितना हो गया 32, और 2 से कितना मिला 4, और 2 मॉलिक्यूल ऑलरेडी उसी के थे, तो कितना हो गया टोटल। जब आंसर निकल के आता है हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि 38 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी यहाँ पे क्या है, रिलीज है। 38 ऐसे आंसर आता है, जिसका कॉन्सेप्ट हमने माइंड में स्कैन कर रखा था कि 38 आंसर आता है, 38 ATPs, बट हाउ यू नो 38 ATPs फॉर प्लांट रेस्पिरेटरी ओवरव्यूज। सो first ATP convert into ADP and second time also ATP convert into ADP. 2 time phosphate realization position. Then you can take 38 ATP molecules. क्लियर हो गया। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोस ट्राईफॉस्फेट एंड ADP एडिनोस डाइफॉस्फेट। एक ये एनर्जी का क्या होता है, सब्सटेंस होता है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है, कौन, ATP ऑल्सो ADP। तो ये समझ में आया प्रोसेस। अब इस प्रोसेस इसी स्टेप के अकॉर्डिंग 2 ATP के रिलीजेशन के अकॉर्डिंग पूरा जो साइकिल है एक्सप्लेन होगा। तो उसको थोड़ा देखते हैं। तो किसी भी ATP रिलीजेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, किसी भी ATP रिलीजेशन के लिए हमको किसी भी कार्बोहाइड्रेट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और जो मैंने आपको प्लांट एनाटॉमी ऑलरेडी पढ़ा दिया था, तो जो प्लांट एनाटॉमी है उसका एक टिश्यू उसमें अपना फंक्शन करेगा, है ना। कार्बोहाइड्रेट का कोई भी ग्लूकोज हो या स्टार्च हो, सुक्रोज, किसी को भी ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी जब ही तो मिलेगा। किसी भी कार्बोहाइड्रेट, किसी भी फूड मटेरियल्स को आप यूज़ करोगे तभी तो एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो उसको ब्रेक करेंगे हम। तो हमने जो ब्रेक करने के लिए लिया था उसका नाम क्या है, सुक्रोज है। सुक्रोज को हमने ब्रेक किया, ओके। अब इस सुक्रोज का थोड़ा बताइए, इसमें कितना कार्बन होता है, 12 कार्बन होता है, 12C, कंसंट्रेट 1 मोलर बोलूं, है ना, और इसमें कोई फॉस्फेट का मॉलिक्यूल नहीं होता, है ना। सो अब सुक्रोज किस टिश्यू से अटैचिंग, अगर इसका इंटरनल स्टडी करूं मैं तो कहां से ओरिजिन होगा, स्टोरेज बाय फ्लोएम, ओके, स्टोरेज बाय फ्लोएम, ओके, फ्लोएम होता है। सुक्रोज को मैंने किस में कन्वर्ट किया, थोड़ा ये पता होना चाहिए। सुक्रोज को मैंने हेक्सोस फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, किस में, हेक्सोस फॉस्फेट में। अब सुक्रोज हेक्सोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, बट किसके थ्रू, यहाँ पे पायरूवेट फॉर्म बनेगा, एक पायरूवेट फॉर्म, ओके, पायरूविक एसिड निकलता है ना, तो पायरूवेट फॉर्म बनेगा, है ना, ठीक है। सुक्रोज किस में कन्वर्ट हुआ, हेक्सोस फॉस्फेट में। अब एक पायरूवेट फॉर्म कहाँ से मिला था, ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, है ना। ग्लाइकोलाइसिस क्या करेगा, 6 कार्बन का माइनस कर देगा, क्योंकि उसमें कितने होते हैं 6, और सुक्रोज में कितने थे
12C है ना, तो 12 माइनस 6, तो आंसर क्या आएगा हेक्सोस के लिए 6, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है 6C, 1 मोलर कंसंट्रेट एंड एयर PO4 3 माइनस। ओके, और इसका C12H22O11 फॉर्मूला होता है, आप अच्छी तरह जानते हो। और यहाँ पे किसके थ्रू ये प्रोसेस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अब ये हेक्सोस फॉस्फेट को मैंने किस में कन्वर्ट किया, ट्रायोस फॉस्फेट में, जैसा कि आपको बताया था वहाँ ट्रायोस फॉस्फेट में इसको ब्रेक किया। बट मैंने बोला था फॉस्फेट में ब्रेक करने से पहले यहाँ ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल ADP है ना, ये वन टाइम, और यहाँ हाइड्रोजन आयंस। ओके, और ट्रायोस फॉस्फेट में कितने कार्बन थे 3C, 1M, 3C, 1M एंड PO4 3 माइनस। ओके, अब ट्रायोस फॉस्फेट किस में ब्रेक हो जाएगा, ऑर्गेनिक एसिड में। ऑर्गेनिक एसिड किस में ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक ATP कन्वर्ट इनटू ADP, ये ध्यान रखना है, 2 टाइम्स हो गया, मतलब 32 ATP मॉलिक्यूल्स हो गए अब तक, और 2 का 4 2 टाइम का है, तो 36 कितने से रिलीज हुआ, 2 से, तो कितना हो गया 38, अभी बताएंगे। और ऑर्गेनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली क्या मिलता है ATP है ना, ATP, ये फाइनल स्टेप होता है। तो आपको 5 पॉइंट स्टेप रखने हैं, पहले सुक्रोज हेक्सोज में कन्वर्ट हुआ, हेक्सोज ट्रायोज में कन्वर्ट हुआ, और ट्रायोज ऑर्गेनिक एसिड में। कभी भी फॉस्फेट जैसे ही कन्वर्ट होगा, अपने आप को ब्रेक करेगा, तो ATP के मॉलिक्यूल्स, ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में, ट्राईफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू डाईफॉस्फेट। हमेशा ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। 3C 6C का मतलब है 6C हेक्सोज को बोल रहा है और 3C ट्रायोज को, 3 कार्बन है 6 कार्बन, 1 मोलर कंसंट्रेट फिक्स होता है, आप मोलर केमिस्ट्री पढ़ चुके होंगे। फॉस्फेट इसके लिए मेंशन किए, फॉस्फेट की वैल्यू होती है PO4 3 माइनस इन केमिकल फॉर्म। ओके, नेक्स्ट है, अब इनके प्रोडक्ट क्या है, सुक्रोज से तो हेक्सोज बना ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू, है ना, सुक्रोज तो यहीं खत्म हो गया। अब हेक्सोज फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, ये भी पता होना चाहिए ना। तो हेक्सोज फॉस्फेट था वो यहाँ पे स्टार्च में कन्वर्ट हुआ है, और स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है C6H10O5। ओके, और ट्रायोज फॉस्फेट क्या हुआ, ट्रायोज फॉस्फेट और स्टार्च ने मिलकर क्या बना दिया यहाँ, पेंटोस फॉस्फेट, पेंटोस फॉस्फेट। ओके, और प्लस यहाँ 38 ATP मॉलिक्यूल्स लिख देना। ओके, और ये पेंटोस फॉस्फेट है, ये किस में कन्वर्ट हुआ, NADPH और CO2 में। NADPH का फुल फॉर्म अभी मैं आपको यहाँ बता दूंगा। और जो NADPH है और CO2 है, NADPH का न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाई निकोटामाइड एंड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ओके, ये अभी आपको बता देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे। और ये तो ये हो गया, तो ये पूरा प्रोसेस है ना, हेक्सोज और ट्रायोज से एक प्रोसेस बनता है ना। ये कौन सा साइकिल वो एक्सप्लेन करता है, कैल्विन साइकिल को, है ना, जो आपको एक प्रोसेस दिख रहा है। मैं आपसे लिख देता हूँ, ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा है ना, ये कैल्विन साइकिल को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कैल्विन साइकिल में किसका यूज होता है, न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, ये निकोटामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन का। बट उसमें क्या हो जाएगा, दूसरा साइकिल जो होता है, फॉस्फेट क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। फॉस्फेट रिलीज होता है, क्या होता है, फॉस्फेट रिलीज हुआ तो उसके बाद प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ फॉस्फेट रिलीज होते ही, फॉस्फेट रिलीज हुआ तो क्या बचा, NADH बचा, और फेराडॉक्सिन किसकी प्रेजेंटेशन में, लिपिड्स प्लस ऑर्गेनिक एसिड, और क्या बना लेंगे यहाँ पे ETS प्लस CO2 प्लस ATP। ओके, और ये साइकिल कौन सा हो गया, कैल्विन साइकिल हो गया ना, यहाँ लिख दो। ये तो क्रेब्स साइकिल हुआ, वो कैल्विन साइकिल हुआ ये, और नीचे वाला क्रेब्स साइकिल हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑर्गेनिक एसिड प्लस लिपिड, है ना, NADH आया क्योंकि फॉस्फेट यहाँ रिलीज हो गया, है ना, क्रेब्स साइकिल में फॉस्फेट नहीं आता है, ध्यान रखना। NADH और फेराडॉक्सिन की प्रेजेंटेशन में ETS स्टार्ट हो गया, और ETS किसको बोलते हैं, ETS इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है।
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। क्या होता है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये ध्यान रखना है ना। और उसका फुल फॉर्म क्या है ये पढ़ा होगा। और ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, रेस्पिरेटरी ओवरव्यूज, ये पता होना चाहिए। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसमें कोई ऐसा 2+3=5 नहीं बोलना, कोई कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है ऐसा, आपको समझ में आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स से पूरा प्रोसेस चलेगा, फाइनली एटीपी मिलती है, चाहे ह्यूमन का बात हो या प्लांट का, फाइनली आंसर एटीपी आता है ना। ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो कहाँ से मिलता है, ईस्ट वेस्ट आप पढ़ते ही हो, स्टोरेज बाई फर्मेंटेशन होता है, ये फर्मेंटेशन से मिलता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को समझने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आया होगा ना। और ये जो प्रोसेस चलती है फोटोसिंथेसिस, इसमें कौन से क्लोरोफिल A, B यूज़ होते हैं ये भी पता होगा आपको, कहीं भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। NADPH का फुल फॉर्म है, देख लो। NADPH का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। फॉस्फेट रिलीज हुआ तो क्या बन जाएगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। मतलब यहाँ फॉस्फेट का मॉलिक्यूल्स कुछ भी नहीं है ना। अब ये क्या हो गया, लो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हो गया, हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू लो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, फॉस्फेट रिलीज हो गया। फॉस्फेट रिलीज हुआ तो वो क्या आ गया, लॉयल्टी में आ गया, है ना। पहले हाई पावरेशन था, अब क्या हो गया, लो हो गया, ठीक है। कैसे, फॉस्फेट के निकलते ही। और क्रेब्स साइकिल में उसका फॉस्फेट में कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। इतना पता चला, ओके। इतना ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। हाँ दाढ़ी नहीं है आज, हाँ थोड़ा सोचा कोविड-19 चल रहा है, कहीं कोरोना वोरोना इसमें ही ना आ जाए, तो इसको मैंने क्या साफ करवा दिया, क्लीन। नहीं 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 नहीं, मेरे बालों में कोरोना नहीं आता ना, पूरा जंगल बसा रखा था मैंने, कोरोना कहाँ से आ जाएगा। चलो ये समझ में आया ये कंप्लीटली। पेंटोस फॉस्फेट होता है, पेंटोस फॉस्फेट मतलब कितने के लिए बोलेगा, 5 कार्बन के लिए रेस्पॉन्सिबल बोलेगा, है ना। दाढ़ी पर ध्यान मत देता था। पेंटोस फॉस्फेट किसके लिए, 5 कार्बन के लिए रेस्पॉन्सिबल। ट्राइओस 3C आ जाएगा, है ना। हेक्सोस 6C आ जाएगा। ऐसे ऐसे आपको कंसनट्रेट और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म पता होना चाहिए। इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होता है, ये आपको कंप्लीटली ऐसा कैसा ही सेम टू सेम गूगल सब पे मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, है ना। कोई चेंजेस नहीं है, प्रोसेस कंप्लीटली समझ में आना चाहिए। एनसीईआरटी के 3-4 पेज ना इसी प्रोसेस में मैंने आपको समझा दिया कौन कैसा होता है, कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए इस चीज़ में, है ना। और ये जो पूरा प्रोसेस है वो फोटोफॉस्फोरिलेशन पे से स्टार्ट होता है, ट्रांसपिरेशन पे खत्म हो जाता है। इसलिए मैंने आपको ये मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा दी, है ना। क्लोरोफिल यूज होता है इसमें, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट इसका एक क्वेश्चन है, वो हम क्वेश्चन करेंगे, वो क्वेश्चन